नमस्कार। चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज सर। करंट अफेयर की जो सीरीज आपकी चल रही थी उसी को लगातार कंटिन्यू करते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे। आज काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन जहां छूटेगा कोई भी करंट नहीं, करंट की कोई भी न्यूज़ आपकी छूटेगी नहीं, इस बात से बेफिक्र रहें। चाहे करंट 2 दिन बाद मिले, आपको 4 दिन बाद मिले, ठीक है, लेकिन आपकी क्लास कोई नहीं छूटेगी। जो बीच में करंट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं कहीं ना कहीं इन्हीं में कवर आपको करा दूंगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अप्रैल, मार्च और जून की जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम कुछ खास न्यूज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया 2024 में? पहले ये सुनो, कौन सा दिवस है? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और जो अवैध तस्करी होती है उसके खिलाफ एक दिवस घोषित कर दिया गया है जिसको हम कहते हैं नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो भाई ये मनाया गया आपका 26 जून को। कब मनाया गया? 26 जून को मनाया गया था। ठीक है, इस दिवस के बारे में थोड़ी बात करें तो हर साल 26 जून को दुनिया भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग, कोई बुरा उपयोग ना करे किसी भी प्रकार से, ठीक है, नशीली दवाओं का, और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अवैध नशीली दवाओं से समाज में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। लोगों को यह बताना है कि जितनी भी अवैध नशीली दवाएं हैं, ठीक है, उनसे समाज पर क्या क्या फर्क पड़ सकता है, इन चीजों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। वर्ष 2024 की थीम के बारे में बात करते हैं तो साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्टमेंट इन प्रिवेंशन। ठीक है, ये इसका थीम रहेगा। क्लियर? यह दिवस 1989 से प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जा रहा है। क्लियर हो गई बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में भारत के पहले ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहां हुआ है? जून 2024 में भारत का पहला एक ऐसा संस्थान बनाया जा रहा है जो ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र होगा। ठीक है, इसका शुभारंभ कहां किया जा रहा है? तो भैया इसका शुभारंभ हो रहा है गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर, गुजरात में सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये क्या है इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में भारत के ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन प्रसिद्ध धाविका पीटी उषा के द्वारा किया गया है। पीटी उषा को आप सभी जानते होंगे, पहचानते होंगे। ठीक है, यह खेल और ओलंपिक में उत्कृष्टता, प्रतिबद्धता की ओर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि यह खेलों के क्षेत्र में जो ओलंपिक से रिलेटेड है और शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला, कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट करके लिख लो इसको। जून 2024 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला 2024 किस राज्य में शुरू किया गया है? अंबुबाची मेला ये प्रतिवर्ष असम में लगता है। कहां लगता है भाई? असम में। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। असम का जो कल्चर है उस कल्चर को अंबुबाची मेले के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें इसके बारे में थोड़ी सी, तो अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है। आपको पता होगा भारत में 52 शक्तिपीठ थे, जिसमें से एक शक्तिपीठ आपका पाकिस्तान में है, हिंगलाज। वर्तमान में भारत में 51 शक्तिपीठ हैं। उन 51 शक्तिपीठ का मतलब मां दुर्गा को समर्पित मंदिर। ठीक है, 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है आपका कामाख्या मंदिर। ठीक है,
कामाख्या मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती का शरीर जला था तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 52 खंड कर दिए थे, जिन पर 52 शक्तिपीठ बने। ठीक है, उन 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ का नाम है कामाख्या मंदिर, जो असम के गुवाहाटी में है। असम के गुवाहाटी में है। यहीं पर प्रतिवर्ष एक वार्षिक हिंदू मेला लगता है जिसको हम कहते हैं अंबुबाची मेला। यह उत्सव देवी मां कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उत्सव का प्रतीक है। ठीक है, माना जाता है कि यहां जो मंदिर है वहां उसमें जो माता स्थित हैं उन्हें मासिक धर्म होते हैं। ठीक है, मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स कह सकते हैं। ठीक है, उन्हें होते हैं, ऐसा माना जाता है। कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। अभी मैंने बताया भारत में 51 है, एक पाकिस्तान में है हिंगलाज। ठीक है, जो नीलांचल पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। असम की बात करें तो असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा और यहाँ गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, गुलाब चंद्र कटारिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है 43वां विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल 43वां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल 2024 कहां आयोजित किया गया? वर्ल्ड लेवल का है, ध्यान रखना। विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल 2024 का आयोजन कहां किया गया भाई? तो यह किया गया है फ्रांस में, एक जगह है सेंट ट्रोपेज फ्रांस में एक जगह है, वहां पर विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल 2024 का आयोजन किया गया है। यह है क्या, इस बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो भारत के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 4 अधिकारियों ने फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में 43वां विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल की शुरुआत की है। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन और कैप्टन डानिया जेम्स ने सामूहिक रूप से 19 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीतकर 32 मेडल्स का एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, यानी कि भारत के ये सभी अधिकारियों ने इस गेम में हिस्सा लिया और इन्होंने टोटल 19 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीतकर 32 पदक जीते हैं। वार्षिक विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों को मेड गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। इन गेम्स को क्या कहते हैं हम? मेड गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया भर के चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। पहला मेड गेम्स यानी कि पहला चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल 1978 में फ्रांस में खेला गया था और 2024 वाला भी कहां हुआ है? फ्रांस में। ठीक है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ये क्या है। तो वही भारत सरकार ने रक्षा बलों के 3 अंगों सेना, नौसेना और वायुसेना की चिकित्सा सेवाओं को एकीकृत करके सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और अनुसंधान एकीकरण पर डॉक्टर बीसी रॉय समिति की सिफारिश पर 1948 में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का निर्माण किया। यानी कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा भारत की तीनों आर्मी, नेवी, आर्मी और जो आपकी एयरफोर्स है, तीनों को मिलाकर बनाया गया था 1948 में। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि भाई जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? भाई आपको पता है लोकसभा के सदन का नेता कौन होता है? तो लोकसभा के सदन का नेता आपके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं और 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री पुनः निर्वाचित होकर आए हैं। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा का नेता। राज्यसभा में सदन का नेता कौन बना है भाई? तो राज्यसभा में सदन का नेता बने हैं जेपी नड्डा। इन्हें आप देख पा रहे हैं, ये जेपी नड्डा है। ठीक है, जो राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं। और चलिए आगे बात करें, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। किसकी जगह लेंगे भैया? इससे पहले कौन थे राज्यसभा में सदन के नेता? तो पीयूष गोयल थे।
मोदी कैबिनेट 3.0 में नड्डा को केंद्रीय स्वास्थ्य और मंत्रालय और रसायन विभाग उर्वरक मंत्रालय में भी सौंपा गया है। यानी कि ये ना तो सिर्फ राज्यसभा के सदन के नेता हैं, बल्कि इनके पास कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, रसायन मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है। जेपी नड्डा गुजरात के राज्यसभा सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान पीयूष गोयल राज्यसभा के सदन के नेता रहे थे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ठीक है, लगातार दूसरी बार कौन बने हैं? ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। चलिए जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इन्हें आप देख रहे होंगे, ये कौन है भाई? ये है ओम बिरला। कौन है ये? ओम बिरला। ये 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष के रूप में रहे थे और 17वीं लोकसभा में भी अध्यक्ष के रूप में ही रहे थे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ओम बिरला को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि, एक अध्यक्ष होता है और एक उसी में से एक उपाध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए थे? भर्तृहरि मेहताब। देखिए जब 18वीं लोकसभा हो जाती है, 18वीं लोकसभा हो गई थी, जब लोकसभा के चुनाव निपट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तब नेताओं को मंत्री परिषद की शपथ दिलाने के लिए, उस समय अध्यक्ष का चुनाव तो हो नहीं पाता, तो उस समय एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। और मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि प्रोटेम स्पीकर किन्हें बनाया गया था? भर्तृहरि मेहताब को। भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता में यह कार्यवाही पूरी हुई। यानी कि प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि जितने भी सदन के नेता हैं उन्हें, मंत्रिपरिषद है, उन्हें शपथ दिलाए। बाद में उन्हीं में से एक, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक को क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। और दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला। ओम बिरला कोटा राजस्थान के सांसद भी रह चुके हैं। इससे पहले ये 17वीं लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। बात करें सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो भाई इनका नाम था गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। लोकसभा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो लोकसभा के अध्यक्ष का मुख्य कार्य होता है लोकसभा को सुचारू रूप से चलाना, लोकसभा को सुचारू रूप से चलाना और साथ ही साथ बैठकों की अध्यक्षता करना। ठीक है, बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 93 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामलों सहित सभी संसदीय मामलों में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 10वीं अनुसूची में कहा गया है कि लोकसभा की सदस्यता के मामले में अगर कोई अयोग्य साबित होता है या किसी और प्रकार से वो अयोग्य साबित हो, किसी प्रकार से अयोग्य साबित हो, तो इसमें सबसे अंतिम निर्णय कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेगा। इसका जो निर्णय होगा वही माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हैनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। हैनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? हैनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट, यह रिपोर्ट यह बताती है कि किस देश के उद्योगपति, किस देश के करोड़पति उस देश को छोड़कर दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मामले में भारत का कौन सा स्थान है भाई? तीसरा स्थान है। यानी कि वर्ल्ड में भारत ऐसा तीसरा देश है जहां के करोड़पति भारत को छोड़कर पलायन कर रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर रह रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे नंबर पर भारत है। यहां के करोड़पति क्या है? भारत को छोड़कर यानी कि देशों को छोड़कर जा रहे हैं दूसरे देशों में। रिपोर्ट कौन पेश करता है? हैनले एंड पार्टनर्स ये रिपोर्ट पेश करते हैं। रिपोर्ट कौन सी पेश की थी? हैनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। ठीक है, करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। यूएई दुनिया के करोड़पतियों के लिए बसने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे कि मैंने बताया कि भारत तीसरे स्थान पर है जहां के करोड़पति भारत को छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं। और वहीं अगर बात करें कि कहां बस रहे हैं, तो यूनाइटेड अरब अमीरेट यानी कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है जो कि करोड़पतियों के बसने के लिए सबसे ज्यादा शीर्ष माना गया है, सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है भाई, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ।
जून 2024 में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बन गया है? भारत का ऐसा कौन सा चौथा शहर है जिसे दर्जा दिया गया है विश्व शिल्प शहर का? तो भैया ये है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है, चौथे शहर का। तो शुरू के 3 और कौन है, अभी बात करेंगे कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्वविद्यालय परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर का दर्जा दे दिया गया है। यह दर्जा देता कौन है? विश्व शिल्प परिषद देती है, ठीक है। उसी ने श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दे दिया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान शहर की समृद्ध विरासत और इसके कारीगरों के असाधारण कौशल को देखते हुए दिया गया है, ठीक है। ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाला श्रीनगर चौथा शहर है। सबसे पहले जयपुर को मिला था, उसके बाद मल्लपुरम को और उसके बाद मैसूर को। इन तीनों को भी भारतीय शिल्प शहर का दर्जा मिल चुका है और चौथा शहर अब बन गया है श्रीनगर, ठीक है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में स्कूल इन अ बॉक्स पहल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? जून 2024 में स्कूल इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर स्कूल इन अ बॉक्स पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है भाई? तो असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। असम राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिस योजना का नाम है स्कूल इन अ बॉक्स, ठीक है। क्या है ये योजना? असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बच्चों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए स्कूल इन अ बॉक्स की पहल शुरू की गई है। मतलब असम में ऐसे क्षेत्र जहां लगातार बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती हैं, जहां लगातार बाढ़ आती रहती है, वहां की सरकार ने वहां के बच्चों के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसको कहते हैं स्कूल इन अ बॉक्स। यह योजना राज्य के राहत शिविरों के लिए है जहां बाढ़ और भूस्खलन के कारण बहुत लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक है। चलिए, प्रत्येक शिविर को बाल अनुकूल स्थान किट मिलेगी। बाल अनुकूल स्थान, बच्चों के लिए अनुकूल स्थान, जिसे यूनिसेफ द्वारा डिजाइन किया गया है। 6 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, किशोरों को, ठीक है, इसमें अपडेट किया जाएगा। यानी कि यह जो योजना होगी ये कम से कम 6 और मैक्सिमम 18 वर्ष के बच्चों के लिए होगी, और उन बच्चों के लिए होगी जिनके क्षेत्र बाढ़ प्रभावित रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। इसका उद्देश्य है बाढ़ प्रभावित बच्चों के मानसिक तनाव को कम करना, ठीक है भाई। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन चुने गए हैं? देखिए, विपक्ष का नेता वो चुना जाता है जिसके पास दूसरी सबसे ज्यादा मेजॉरिटी हो। जैसे कि 18वीं लोकसभा की बात करें तो 18वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें मिली बीजेपी को और दूसरी सबसे ज्यादा सीटें मिली कांग्रेस को। तो दूसरी सबसे ज्यादा मेजॉरिटी किसके पास है? कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस का ही कोई नेता होगा जो कि विपक्ष का नेता होगा। विपक्ष के नेता को ही क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में, ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री, ऑप्शनल प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है, वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। क्योंकि अगर सत्ताधारी सरकार, जो सत्ता कर रही है सरकार, अगर मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री को त्याग पत्र दे दे या किसी वजह से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाता है, तो वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखा जाता है? विपक्ष के नेता को। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन चुने गए हैं? तो भैया इन्हें आप भली भांति जानते होंगे। कौन है ये? राहुल गांधी। राहुल गांधी को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है। क्लियर? आगे बात करते हैं थोड़ी सी। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी दो क्षेत्रों से विजयी रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। यह पिछले 10 साल से खाली था पद, ठीक है। पिछले 10 साल से विपक्ष का कोई नेता नहीं था लोकसभा में, ठीक है। और अब कौन बने हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी 5 बार सांसद रहे हैं और वर्तमान में लोकसभा के रायबरेली से भी निर्वाचित हैं और केरल में वायनाड से भी निर्वाचित हैं। ये 2 जगह से जीते थे, वायनाड केरल और रायबरेली
ठीक है, उत्तर प्रदेश। लेकिन इन्होंने वायनाड वाली सीट छोड़ दी और अब ये, क्योंकि एक सीट छोड़नी होती है, तो ये इस समय लोकसभा में रायबरेली के निर्वाचन क्षेत्र से क्या है, सांसद बने हुए हैं। विपक्ष के नेता की बात करें तो भैया ऐसे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता दी जाती है जिसने सदन की कुल सीटों का कम से कम 10वें हिस्से पर विजय प्राप्त की हो। यानी कि जो पार्टी कम से कम 10% सीटें जीत लेती है, उसी पार्टी के नेता को, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसी के नेता को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया जाता है। वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करता है और वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। मैंने अभी आपको बताया कि वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। अगर किसी प्रकार से सत्ताधारी सरकार, जो सत्ता में है सरकार, वो अगर गिर जाती है तो वैकल्पिक सरकार या वैकल्पिक प्रधानमंत्री का रूप विपक्ष के नेता के पास होता है। ठीक है, चलिए, ये क्या करता है, ये सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। अगर आलोचना करने लायक है तो, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई योजना चलाई और उस योजना में अगर कोई खामियां हैं तो उन खामियों को निकालकर कौन रखेगा, विपक्ष का नेता, कि भैया ये दिक्कतें हैं आपकी योजनाओं में। ठीक है, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1997 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। यानी कि लोकसभा में भी विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ये जो विपक्ष के नेता का पद है, इसको मान्यता कब मिली थी, 1977 में। विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि संसदीय समिति में, संसदीय संविधि में है, संविधि में। क्लियर, चलिए, संविधान में कहीं भी विपक्ष के नेता का जिक्र नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 11वां क्वेश्चन है कि देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी किस राज्य में की गई है। अभी आपने हाल ही में कुछ समय पहले सुना होगा कि भारत में लिथियम के भंडार पाए जा रहे हैं। खासकर जम्मू कश्मीर में तो लिथियम के बहुत बड़े बड़े भंडार मिले हैं कश्मीर में, और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड में भी लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम वह पदार्थ जिससे आपके जो इन्वर्टर के जो बैटरी होते हैं, बैटरी वो बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, देश में पहली बार लिथियम खदान की नीलामी किस राज्य में की जा रही है, तो भैया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में लिथियम की जो खदान है उनकी नीलामी चल रही है। ठीक है, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि कोरबा जिला, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में देश की पहली लिथियम खदान की नीलामी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी हैं। 18वीं लोकसभा के मंत्री परिषद के अनुसार कोयला मंत्रालय और खनन मंत्रालय किसको मिला है भाई, जी किशन रेड्डी को मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रारंभिक सर्वे में पाया कि कटघोरा के ग्राम घुचापुर के पास 250 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम की मात्रा पाई गई है। थोड़ी बहुत नहीं, 250 हेक्टेयर के क्षेत्र में लिथियम की मात्रा, इतनी बड़ी खाद्यान्न मिली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो भैया छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी रायपुर है। राज्यपाल हैं इसके विश्वभूषण हरिचंदन और यहां के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय। चलिए, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं कि अभी जब 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, अभी 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो उसी के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव भी हुए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान या उसके बाद किन किन राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे। ठीक है, चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप 2024। पहले ये देखो कि गेम कौन सा है, कुश्ती। किस लेवल का है, एशियाई। किस कैटेगरी का है, अंडर 17। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं भाई, 11 पदक जीते हैं भारत ने। ठीक है, 11 मेडल जीते हैं किसने, भारत ने। विश्व कुश्ती एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 17 में कौन कौन से पदक जीते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई दीपांशी ने जीता है 46 किलो में स्वर्ण। ठीक है, 46 किलो की कैटेगरी में। मुस्कान ने जीता है 53 किलो की कैटेगरी में स्वर्ण। रजनीता ने जीता है 61 किलो कैटेगरी में स्वर्ण। मानसी लाठेर ने जीता है 69 केजी की कैटेगरी में स्वर्ण। इन लोगों ने स्वर्ण जीता है। टोटल 4 स्वर्ण आए हैं। ठीक है,
भारतीय पहलवानों द्वारा, महिला पहलवानों द्वारा। भारतीय पहलवानों ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 11 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 स्वर्ण हैं जो कि आपके सामने हैं, 2 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, यह प्रतियोगिता हुई कहां थी? तो भाई जॉर्डन के अम्मान में, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, वहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए ये तो हो गए गोल्ड। अब बात करते हैं सिल्वर किने किने मिला। तो भाई राजवाला को 40 किलो की कैटेगरी में सिल्वर मिला, ये महिला है। समर्थ गजानन महकावे को 55 किलो की कैटेगरी में सिल्वर मिला, ये पुरुष हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज 5 मिले थे, सिल्वर 2 मिले हैं और गोल्ड 4 मिले हैं। 5 ब्रॉन्ज कौन कौन से हैं? आकाश को मिला है, सचिन कुमार को मिला है, विशक कच्छप को मिला है, तुषार तुकाराम को मिला है और रौनक को। ठीक है, इन सब को अंडर 17 ये पहलवान है, कुश्ती चैंपियनशिप में इन्हें कितने मेडल मिले हैं? टोटल 11, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। क्लियर हुई बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया गया 2024 में? तो अंतरराष्ट्रीय MSME मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, यह दिवस मनाया गया भैया कब? 27 जून को। प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हर साल 27 जून को अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन विश्व भर में MSME के महत्व को उजागर करने के लिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के महत्व को उजागर करने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है भाई? एक साथ मिलकर एक मजबूत भविष्य का निर्माण करें। ठीक है, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर। क्लियर? अप्रैल 2017 में यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव के माध्यम से 27 जून को MSME दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। 2017 से मनाया जाता है ये दिवस। भारत के नए MSME मंत्री कौन बने हैं भाई? तो इनका नाम है जीतन राम मांझी। MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024, राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भैया अभी आपको मैंने बताया कि नए हेल्थ मिनिस्टर कौन बने हैं? जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा ही रोकेंगे। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान की शुरुआत की है जेपी नड्डा ने, जो कि नए हेल्थ मिनिस्टर हैं आपके। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा ने हाल ही में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 शुरू किया। इसका लक्ष्य है डायरिया से होने वाले बच्चों की मृत्यु को शून्य करना, यानी कि डायरिया से होने वाली जो मृत्यु है बच्चों की, उन मृत्युओं को खत्म करना, मृत्यु ना हो किसी की। 2 महीने तक चलने वाला यह अभियान 2 महीने तक चलेगा। में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ORS पैकेट और जिंक वितरित किया गया है। ORS पैकेट और जिंक वितरित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आज के अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि किस देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को फिर से स्थापित किया गया है? महाराजा रणजीत सिंह के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, यह सिख धर्म से रिलेटेड है। पंजाब, अफगानिस्तान, पंजाब से लेकर अफगानिस्तान और उससे आगे तक इनका साम्राज्य रहा था। ठीक है, किस देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को फिर से स्थापित किया गया? यहां राज्य की बात नहीं चल रही है, देश की बात चल रही है। और किस देश में भैया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को फिर से स्थापित कर दिया गया है। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में आपको पता ही है, 1799 में इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी, लाहौर पर अधिकार किया था। 1805 में इन्होंने अमृतसर और जम्मू पर अधिकार किया। 1809 में इन्होंने पेशावर पर अधिकार किया। 1819 में कश्मीर पर अधिकार किया। 1834 में 1808 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर पर अधिकार किया। ठीक है, ये सिख साम्राज्य के एक बहुत ही महान योद्धा रहे हैं। माना जाता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना इन्हीं के पास थी। ठीक है, चलिए कोहिनूर डायमंड को वापस भारत लाने वाले भी महाराजा रणजीत सिंह थे, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने इनकी मृत्यु के बाद
कहाँ भेज दिया? ब्रिटेन भेज दिया था। ठीक है, चलिए ये तो थी आज की न्यूज़, जिसमें हमने लगभग 15 न्यूज़ को कवर किया है और ये सारी ही न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। जिसकी और हो सके तो रिपीट में भी देखा करो कुछ वीडियो, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आई हो, तो उनको एक बार या पॉज करके देख लिया करो, समझ लिया करो, ठीक है, या बैक करके एक बार देख लिया करो, क्योंकि ये सारी जितनी न्यूज़ मैं लेकर आ रहा हूं सभी सब इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो। और जो मैंने पूछा है कि 18वीं लोकसभा के दौरान और कौन कौन सी विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, धन्यवाद।